जी, पार्ट 2 स्टार्ट करना है। द पार्ट 2 इज़ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड अकाउंटिंग बिजनेस टेक्निक्स यूज्ड। इसमें सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, लाइक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द ऑनलाइन एक्सेस। और फिर इसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमने डिस्कस करनी है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते वक्त कोई भी लिमिटेशंस फेस करना पड़ी, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस, कोई भी एथिकल इश्यूज फेस करने पड़े हमें, लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड है और प्लेजरिज्म है, इस तरह के कोई एथिकल इश्यूज फेस करना पड़े उनको हमने डिस्कस करना है। और फिर एक्सप्लेन करने हैं हमने अकाउंटेंसी और बिजनेस टेक्निक्स यूज्ड एंड देयर लिमिटेशंस। ये इस पार्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अभी सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरह के हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं जिसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लाइक उसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं होती, वो ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, हम कंपनी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जहाँ पे सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, लाइक एडिटेड फॉर्म में, इंटरप्रेटेड फॉर्म में, एनालाइज्ड फॉर्म में या पब्लिश्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। आप गूगल सर्च करते हैं तो कुछ जगह पे एनुअल रिपोर्ट को प्राइमरी सोर्स कहा जाता है, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन एनालाइज करने लगते हैं तो आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसे प्राइमरी में ले जाते हैं, और जब आप उस पर कुछ वर्किंग कर लेते हैं वो सेकेंडरी बन जाती है। अब उसी इंफॉर्मेशन पे कोई और वर्किंग करेगा तो उसके लिए हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी बन जाएगी और उसकी सेकेंडरी बन जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करना, इंटरव्यूज़ करना, क्वेश्चनेयर रेज करना, ये प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो भी एडिटेड, इंटरप्रेटेड, पब्लिश या एनालाइज्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो हमने प्राइमरी सोर्स तो यूज़ नहीं करना, ओनली सेकेंडरी सोर्स यूज़ करना है। तो हम प्राइमरी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, सेकेंडरी सोर्सेज जब यूज़ करने हैं तो हमें बताना है डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेथड यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। लाइक हमें डिस्क्राइब करने हैं वो सोर्सेज जो भी हमने यूज़ किए, और उनकी डिस्क्रिप्शन में, मतलब हम 3-4 सेकेंडरी सोर्सेज बता देंगे। फॉर एग्जांपल, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, गूगल सर्च इंजन है, तो इस तरह से ये सोर्सेज बताएंगे और इनको डिस्क्राइब करना है। मीन्स के हेडिंग हमारा हो जाएगा एनुअल रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल, एनुअल रिपोर्ट हेडिंग हो जाएगा, फिर उसको डिस्क्राइब करना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में तीन चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें एक है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर एनुअल रिपोर्ट है तो एनुअल रिपोर्ट से हमने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम मेनली इंफॉर्मेशन लेते हैं फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल इज अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इन रैप, उसको हमने अपने रैप में, अपने प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज़ किया। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम उसकी बेस पे फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो हम ये बता देंगे कि हमने इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसकी बेसिस पे फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म किया। और फिर तीसरी चीज़, मेथड टू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। तो हमने ये किस तरह से कलेक्ट की, हम बोलेंगे कि हमने ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेस कर लिए फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ बोथ कंपनीज। तो हम एक सोर्स फॉर एग्जांपल बता रहे हैं एनुअल रिपोर्ट, तो हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि द मोस्ट authentic and reliable information was available through audited annual reports of both of companies. Financial analysis was performed on the basis of information extracted from these annual reports.
These annual reports were downloaded from official websites of both companies. नो सिमिलरली आप बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स से आप कह सकते हैं कि मैंने अपने अकाउंटिंग बिजनेस मॉडल्स को रिफ्रेश किया। वो अकाउंटिंग बिजनेस मॉडल्स मैंने अपने रैप में अप्लाई किए और मैंने प्रीवियस बुक से वो स्टडी कर लिया उनको, या के प्लान बीपीपी की बुक्स पढ़ी थी, या मैंने कॉलेज लाइब्रेरी से एक्सेस कर लिया, या मैंने ई बुक्स को स्टडी कर लिया। तो इस तरह से आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। न्यूज़पेपर्स आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स से मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमिक सिचुएशन वगैरह के बारे में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने फाइनेंशियल और बिजनेस एनालिसिस परफॉर्म किया और मैंने ई पेपर्स को एक्सेस कर लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स हैं, आप इस तरह की एग्जांपल्स मिलती जुलती लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स को कॉपी नहीं करना। जस्ट एग्जांपल्स हैं इनके, सिमिलर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी करेंगे तो वो काइंड ऑफ प्लेजरिज्म में जा सकता है। तो फिर ये लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा आपका एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस। तो आपने कोई एक तो एथिकल इश्यूज लिखने हैं जो आपको फेस करना पड़े, और इसके अलावा उनको रिजॉल्व कैसे किया गया, उनको मैनेज कैसे किया गया, वो भी आप लिख लेंगे। तो एक पैरा फॉर्म में आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की वो सारी पब्लिकली अवेलेबल थी, लेकिन चूंकि मैंने उस पे वर्किंग करके उसकी अथेंटिसिटी को इंश्योर किया, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, तो उसके बाद उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉन्फिडेंशियल रखा है, किसी के साथ शेयर या एक्सचेंज नहीं किया, प्लेजरिज्म को अवॉइड किया, कॉपी पेस्टिंग नहीं की, किसी और की इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन शो नहीं किया, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसका रेफरेंस दिया यूजिंग हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम। तो इस तरह से आप एक दो एथिकल इशू लिख सकते हैं। उसके बाद एक हेडिंग आ जाएगा लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो ये हेडिंग आप जो है ना वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपने कोई दो तीन लिमिटेशंस लिखनी है जो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करते वक्त फेस करना पड़ी। तो ये एक्चुअल लिमिटेशंस होंगी जो फेस करना पड़ी। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि लाइक कुछ कंपनीज होती हैं जिनके ईयर एंड मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम दो ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं तो ईयर एंड मैच नहीं करते, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो डिफरेंट ईयर एंड से, लेकिन हमारे पास चॉइस अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमें जो अवेलेबल ईयर एंड से उनके अकॉर्डिंगली ही वर्किंग करना पड़ी। ये आप कह सकते हैं कि 3 साल पे एनालिसिस था तो मुझे 3 साल की इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग। तो उसके लिए मुझे बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर्स था। तो 3 साल के न्यूज़पेपर्स इकट्ठे करना, रीड करना, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने ई पेपर्स को स्टडी करके तो काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया। या ये होल ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, टाइम टेकिंग था, तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पड़े। या समटाइम्स आपको कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में आ जाती है, खुदा ना खास्ता, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स किसी के कोई सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, डाटा को रीवर्क करना पड़ता है, जो चैलेंजेस आते हैं तो उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट एरिया आ जाएगा अकाउंटिंग बिजनेस टेक्निक्स यूज्ड एंड देयर लिमिटेशंस। तो इसमें हमने 3 मॉडल्स डिस्कस करने हैं। स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, पेस्ट की जगह 5 फोर्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना होता है कि हमने ये मॉडल क्यों चूज़ किया, ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहा है अपने इस प्रोजेक्ट में। तो इसी तरह रेशियो एनालिसिस जो जो हमारे टॉपिक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस, तो वो हमने करना होता है। तो फाइनेंशियल पेस्ट स्वॉट एनालिसिस को, सॉरी, आप
जब जो है वो डिस्कस करेंगे, कोई भी मॉडल को डिस्कस करेंगे तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और कोशिश करें कि उसको जो है ना वो कोई 2-3 1-2 बेनिफिट्स भी लिखते हैं, यूज़ लिखते हैं और थोड़ा-सा कोई एक आधी लाइन आप ऐड कर दें कि आपने ये मॉडल को यूज़ क्यों किया। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक बिज़नेस मॉडल है जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज़ करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ्स वगैरह को और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कम्पिटिटिव एज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग में हेल्पफुल रहता है। तो इस स्वॉट एनालिसिस से हम कम्पिटिटिव एज जो है या उसकी स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही या बुरी रही। फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक 4 है तो आप ये वीकनेसेस पे फोकस कर सकते हैं कि हम एनालाइज करने की ट्राई करेंगे कि क्या किस वीकनेसेस की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। या अगर आपका टॉपिक 5 है स्ट्रेंथ्स पे आप फोकस करेंगे किन स्ट्रेंथ्स की वजह से ये एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया हमारी कंपनी ने। इसी तरह से पेस्ट को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो इनिशियली हमें ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह को अलग-अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम ओवरऑल डेफिनेशन दे देंगे क्योंकि जब फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें देखेंगे कि वर्ड की गुंजाइश अवेलेबल हो तो फिर हम मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही रहने देंगे। तो आपने तीनों मॉडल्स की ओवरऑल डेफिनेशन देनी है, हर रेशियो को या हर फैक्टर को अलग-अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके यूजेस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना है। फिर इसी तरह से 3-3 लिमिटेशंस एटलीस्ट वो ऐड कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वॉट एनालिसिस को आपने डिस्कस किया है, तो फिर उसकी 3 लिमिटेशंस दे दें। लिमिटेशंस वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। लाइक शॉर्ट सी लिमिटेशन को मार्कर एक्सेप्ट नहीं करता, आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि वो लिमिटेशन बनती कैसे है। इसी तरह से पेस्ट की 3 लिमिटेशंस दे देंगे, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की 3 लिमिटेशंस दे देंगे। इनको गूगल सर्च करेंगे, वहाँ से देख के लिखेंगे अपनी वर्डिंग में, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, ना डेफिनेशन ना लिमिटेशन। अपनी वर्डिंग में लिखेंगे और फिर इनके यूआरएल भी फॉर द टाइम बिंग हमने दे देने हैं, वो बाद में हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली उन्हें लगाएंगे। तो लेकिन इनिशियली उनके यूआरएल जहाँ से भी आपने इंफॉर्मेशन लिया उनको पेस्ट करना है। कोशिश करें हर लिमिटेशन का अलहदा यूआरएल हो, वो वाइडर स्टडी का प्रूफ जाएगा। तो एक से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह डेफिनेशन का भी यूआरएल देना है। फिर इसी तरह से अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसका भी यूआरएल देना है। तो जो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस है इसमें एक बड़ी कॉमन मिस्टेक आती है कि लाइक बहुत सारे लोग एक लिमिटेशन लिख देते हैं कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस करता है और उसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है। तो एक चीज़ को याद रखना है कि हम ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी अजम्पशन होगी कि ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स में कोई किसी किस्म की मैनिपुलेशन, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होती। तो इसलिए ये लिमिटेशन जो है वो यहाँ पे सूटेबल नहीं होती, तो इसको हम किसी सूरत यहाँ पे नहीं लिखेंगे। वरना जो है ना मार्कर इसकी बेस पे फेल कर देता है, वो कहता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अकाउंटिंग बिजनेस मॉडल्स की। तो यहाँ पे पार्ट 2 में बेसिकली जो मेन चीज़ है जो मार्कर ने देखनी है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस टेक्निक्स यूज देखनी है। तो वो एक तो इस लिमिटेशन से जज होती है। दूसरा लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, लाइक आप एक आधी लाइन में डिफाइन करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपने कोई 3-4 लाइन्स में 5 लाइन्स में वो लिखते नहीं है डेफिनेशन। फिर इसी तरह से लिमिटेशंस को भी 2-3 लाइन में लेना है। छोटी सी स्मॉल लिमिटेशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो फेलियर का रीज़न बनती है। इसी तरह से कॉपी पेस्टिंग अगर हुई तो भी फेलियर की रीज़न बनती है, तो कॉपी पेस्टिंग भी हम नहीं कर सकते। तो बड़ा सिंपल है पार्ट 2 को क्लियर करना, लाइक कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अपनी वर्डिंग में होना चाहिए और ये विंडो ड्रेसिंग वाली लिमिटेशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हाँ, ये हमारा पार्ट 2 था। इनिशियली हमें कोई 14-1500 वर्ड्स लिख लेने चाहिए,
बाद में जब हम कंप्लीट कर लें ओवरऑल प्रोजेक्ट को, तो फिर उसमें वर्ड्स ऐड करने पड़ें तो वो बाद में देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इतने वर्ड्स इसको लेके चलने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो डिस्कस की जा सकती है ओवर द फ़ोन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।